अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मैं सोचता हूं दर्द के जज्बात क्या लिखूं, बढ़ने लगी है तलखी हालात क्या लिखूं। एक कर्ब सा है रूह के अंदर बसा हुआ, आंखों में जल रहे हैं मेरे ख्वाब क्या लिखूं। सच पूछिए तो अब गुफ्तगू का मन नहीं होता। जिस दुनिया में, जिस माशरे में, जिस मुल्क में जिन लोगों के दरमियान जिंदा रहने की अदाकारी करना पड़ रही है, अल्लाह जानता है कि ये तौनो करहनी है। अगरचे इसमें किसी जमाने में भी इंसान की शऊरी कोशिशों का अमल दखल नहीं हुआ करता था और आज भी नहीं है, लेकिन अब ये सुहाने रूह बन गया है। जहां जाओ, जिधर जाओ, हर आदमी एक ही सवाल करता है, सर हालात कब बदलेंगे? और कोई इन हालात के बदलने के लिए खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी ये चाहता है कि उसके हिस्से का जिहाद कोई और करे, वो मरे, वो शहीद हो और उसके बाद हम बैठ करके तासुफ का इजहार फरमा करके और बरी जिम्मा हो जाएं। अभी बीवी बच्चों के साथ एक मार्केट में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां एक बड़ा कामयाब कारोबारी आदमी मुझे पहचान करके मेरे पास आया और कहने लगा, सर अपने प्रोग्राम में या अपने व्लॉग में कम से कम ये हमारे यहाँ की इस सड़क का जिक्र करें। मैंने इंतहाई तुर्श रवि से जानबूझकर उससे गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों, मैं आपका काउंसलर हूं? नहीं सर, वो मैंने कहा, आपने क्या सोचा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा? किस लिए? आपने मुझे पैसे दिए या मैं रेंटल सर्विसेज चला रहा हूं? नहीं सर, वो मीडिया का तो काम है। मैंने कहा, ये किसने कहा है कि मीडिया का ये काम है? और मैंने कहा, जितना काम मीडिया का ये समझ करके और जितने पंगे, जितने फड्डे, जितने झगड़े, जितने फसाद मैंने मोल लिए और उसकी जो जो कीमत मैंने चुकाई है इसी मुल्क में, कहां थे आप जब मैं वो कीमत चुका रहा था? एक शख्स जाली और इनवाइस बना करके एक आदमी को मेरे सामने दे रहा है दुकान पर, और जैसे ही उस आदमी की पुश्त हमारी तरफ होती है कहता है, यार आरफीन भाई ये मुल्क कब सुधरेगा? और मैंने फिर उसको जो मुगल्लिजात बक्की हैं, ऐसी ऐसी गालियां मैंने उसको बक्की हैं कि उसके कानों से एक कान से खून और दूसरे से पीप आ गया। मैंने कहा, बेगैरत इंसान, झोल झाल तू मेरे सामने कर करके उसको दे रहा है और उसके बाद कह रहा है ये मुल्क कब बदलेगा, ये लोग कब सुधरेंगे? अबे पहले तू तो सुधर। इस मुल्क में बेरारवी का एक सैलाब है, टिकटॉकर्स का एक गौल है, बेनिशान लोगों का एक सैलाब है जो उमड़ा चला आ रहा है। कोई नहीं जिसको अपनी मंजिल का पता हो। तो मुझे कल मेरे मेकअप मैन ने बताया कि, मैंने कहा, यार तुम बैठे हुए टाइम जाया करते रहते हो टिकटॉक पे, वो तो खुदा का खौफ करो, कोई तामीरी काम करो। तो उसने कहा, सर $1000 कमाता हूं उससे। और मैं उसकी है $1000 ना भाई। मेरे YouTube चैनल से 1,31,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मुझे कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 40,000, और जो मैंने बहुत बड़ा छक्का एक दफा मारा था तो वो मेरा ख्याल है कि $500 का था, और वो भी जिंदगी में एक ही दफा हुआ। 5 साल हो गए मुझे YouTube चैनल चलाते हुए। जब कोई काम की बात करो तो उसकी व्यूअरशिप आप उठा करके देख लीजिए, और जो फ्रॉडकास्टर्स हैं, जो प्रैंकस्टर्स हैं, जो भाड़े के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मुनाफिकीन हैं, आप उनकी तरफ देख लीजिए कि वो क्या कुछ। मुझे इसका गम कोई नहीं, मेरी टारगेट ऑडियंस हमेशा से सेलेक्टिव है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप जहन्नम में जाएं या जहां से आप आए हैं वहीं तशरीफ ले जाएं, अगर आसानी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए एक चैनल, एक पेडेस्टल की जरूरत थी, और वो आरफीन नामा है। लोग अब कहते हैं कि आरफीन भाई आप सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अब चेंज हो गए। ओ यस, आप मुझसे क्या कहते हैं, मैं खुद कह रहा हूं मैं चेंज हो गया हूं, क्यों ना हूं। आप भी तो वो नहीं रहे, पहले आपको भी शर्म हया आया करती थी।
जो कीमत मैंने चुकाई हुजूर आप चुकाने की कोशिश करके देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं आप कितने बड़े तमंगर हैं। जब कोई काम की बात करो तो फिर लोग कहते हैं कि क्या कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो। कमेंट सेक्शन में आप जाकर के जरा देख लीजिए, ऐसे ऐसे लफंटर, ऐसे ऐसे चूड़े चमार, अल्लाह माफ करे, जिनको उनके घर में कोई नहीं पूछता, जिनको मांगने के बाद भी दूसरी दफा चाय नहीं मिलती, वो आपके बारे में और ऐसी ऐसी गुलफिशानियां करते हैं कि आपका दिल इन्वर्टेड कॉमास में बाग बाग हो जाता है। किन लोगों के ये मतलब आदमी ये पंगा ले, और क्यों ले? मैं आपका ठेकेदार हूं, मैं आपका मामा हूं, मैं क्यों करूं भाई? मैंने आपसे कभी कोई बॉन्ड साइन करके दिया था कि मैं आपकी जंग लड़ूंगा? मजे करो खुद और कीमत चुकाऊं मैं? नहीं भाई, क्यों? जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और वो इंतकाम तुमसे ले रही है ना तमाम सियासी जमातें मिलकर के। क्या उखाड़ लिया तुमने? एक मर्तबा फिर कराची को किस किस्म के टाइटल का वो मिल गया, किस किस्म का टाइटल मिला? बदतरीन शहरों में से एक मर्तबा फिर कराची हो गया। किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? मैं जिन लोगों को जानता हूं, अभी बिलावल आया था, बिलावल के आने पे कराची में कोई खैर मकदमी कोई इंतजाम था, कोई वल्लाह आलम के चक्कर था। किसी से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा आज़ीम भाई 1000 रुपए पे मैंने बंदे भिजवाए थे। 1000 रुपए। वो जो 1000 रुपए पे आया था दिहाड़ी लेकर के और जीए भुट्टो के नारे लगाने के लिए, उसको इस बात का इदराक है कि उसने क्या किया है। ऐसे हजार रुपए के ऊपर अपने लाखों करोड़ों की हराम की कमाई से उनको वहां तक पहुंचाने वालों ने उस एक आदमी की वहां मौजूदगी का कितना फायदा कहां कहां किस किस सूरत में उठाया है और उठाएंगे, इस बात का अंदाजा है किसी को? कराची शहर का नक्शा बदल गया इन्वर्टेड कॉमास में। कराची के अपने मामे चाचे, मुझसे किसी ने कहा सर एमक्यूएम में से किसी गेस्ट को अगर हम अपने पॉडकास्ट में इनवाइट, सॉरी वो क्या पॉडकास्ट ही होता ना, पॉडकास्ट में इनवाइट करें। मैंने कहा एमक्यूएम ये क्या है? एमक्यूएम में एमक्यूएम का कौन है? उसमें सारे पीएसपी के हैं। मैंने सोचा फिर हाँ, तो मैंने कहा फिर उनका क्या लेना देना है? एमक्यूएम में एमक्यूएम वाला कोई नहीं है भाई, तो उसमें किसको बुला करके इंटरव्यू करेंगे और क्या पूछेंगे? किसी ने कहा सर वो मैं आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, आप अपनी ब्लॉग में कवर करें। मैंने क्या हुआ? कह रहे सर बहादुराबाद मरकज पे जो है वो जबरदस्त किस्म की धमा चौकड़ी मची है, मारा गया है, गालियां दी गई है, पीटा गया। मैंने तो कानूगी। मैंने कहा भाई ये एमक्यूएम में से पीएसपी जिस दिन निकल जाएगी उस दिन सारा ओके टेक हो जाएगा, उस दिन फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो ये जरूरतों का सौदा है, जिसलिए हुआ है वो भी सब जानते हैं, जिसने किया है वो भी सब जानते हैं, जो हटवाएगा वो भी सब जानते हैं। इसमें बात करके अपना टाइम खराब करने की क्या जरूरत है? शुक्र बेमुहार, खुदा की कसम मैं समझता हूं शुक्र बेमुहार। और हर आदमी कह रहा है कि सर इस पे बात करें ना। अबे मैं क्यों करूं मामा? जिसको तू वोट देता है वो नहीं कर रहा। कराची की ऐसी तैसी हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस चंद खीरे लौंडे पहुंचा करके असेंबली में और कहा कि देखो ये मिडिल क्लास तबके की कयादत, और वो खड़े होकर के फू फां कर रहे हैं, और वो अपना सोशल मीडिया पे उनकी तकारीर को फैला करके और कह रहे हैं देखो क्या कयादत हमने पैदा की है। पहले आमिर खान को एमक्यूएम में आप समझ रहे होंगे, फिर आमिर खान ने क्या किया, उसके बाद अब क्या हो रहा है वो भी सबको पता है। जब एमक्यूएम पाक हो जाएगी उसके बाद भी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद भी एमक्यूएम से क्या बात करेंगे, क्योंकि एमक्यूएम अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं कौमी सियासत में। क्या बात करें जमात इस्लामी के बारे में, कोई क्या बात करे, ये मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कोई क्या बात करे? क्या कर रहे हैं वो? चुप करके सब साइड पे बैठे हुए। प्रैक्टिकली इस वक्त सियासत में दो ही जमातें फाल है, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, और वो भी बेचारे जितने इंडिपेंडेंट हैं और जितने खुद मुख्तार हैं और जितने आप समझ रहे होंगे मामला। तो फिर क्या फायदा है यार? लानत भेजो, चिल करो बॉस, वीआईपी हो जाओ। कल से बारिशें होने वाली हैं, अब घर पहुंच करके दिखाओ।
और देखना मुर्तजा वहाब, सईद गनी, शर्जील मेमन ये कैसे ट्विटर के ऊपर कराची को साफ कर देते हैं, जैसे ईद उल अजहा पे नहीं किया था। और याद रखना जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और हाँ ये इंतकाम तुमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक तुम्हारी नस्लों का निशान नहीं मिट जाता। अपना ख्याल मत रखना। फी अमान अल्लाह।